हूँ डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। मॉड्यूल 3 प्रमुख शिक्षण कौशल एवं सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत हम 13वें व्याख्यान में प्रश्नकरण कौशल पर चर्चा करेंगे। प्रश्नकरण कौशल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्रश्नकरण कौशल, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके परिचय के बारे में सामान्यतः उसकी परिभाषाएं देखेंगे, उसके उद्देश्य क्या हैं, प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं और प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए और प्रस्तुतिकरण प्रश्नों का कैसे करना चाहिए, प्रश्न कौशल के घटक क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और सूक्ष्म पाठ्य योजना एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्नकरण कौशल की आवश्यकता क्यों है? कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षण बिंदुओं पर केंद्रित रखने के लिए अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछना जरूरी होता है। अगर हमें छात्रों का ध्यान शिक्षण बिंदुओं पर केंद्रित रखना है तो बीच में हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो यदि हम उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना मध्य मध्य में। कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने के लिए प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने से सभी बच्चे कक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के ज्ञान तथा अभिरुचि का परीक्षण करने के लिए शिक्षकों के द्वारा उनसे पढ़ाई के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके यह देखा जाता है कि कितना रुचि ले रहे हैं, वो कितना सहभाग कर रहे हैं उस चर्चा सत्र के दौरान, उस पढ़ाई के दौरान। विद्यार्थियों की विचार अभिव्यक्ति, स्मृति एवं कल्पनाशीलता को प्रेरित करने के लिए उसमें जो है कई प्रश्न इसमें जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ा रहे हैं आप, उनका ध्यान है वो स्मृति में है उनकी कि नहीं, और उनकी इमेजिनेशन और उनके एक्सप्रेशन, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सिखाई गई पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, और अगर ये इसमें जो है कोई पाठ जो है पढ़ाया जा रहा है तो उसका बीच बीच में भी मूल्यांकन होता है और अंत में भी मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन करने के लिए भी इसको प्रश्न कौशल की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न कौशल जो है प्राचीन काल से ही स्थापित परंपरा है, क्योंकि पहले जो वाद विवाद के माध्यम से या फिर उसको शास्त्रार्थ भी कहते हैं, तो उसमें प्रश्न उत्तर की पद्धति से आप देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ जो है हुआ, और ये प्रारंभ से ही प्राचीन काल से ही प्रश्नोत्तर माध्यम प्रयोग किया जाता रहा है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में विविध उपनिषदों में भी आप देखेंगे तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से कई सारे संवाद आपको मिलेंगे। प्रश्नोपनिषद नाम से एक उपनिषद भी है, तो उसमें जो है यह परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि हम उनकी जिज्ञासा को, उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी रुचि को, किसी भी व्यक्ति के उसके लिए प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसको यदि हमको प्रेरित करना है, उसको हमें सहभाग करवाना है, तो हमें प्रश्नकरण कौशल आना चाहिए। प्रश्न को कैसे, कब, कितना, किस मात्रा में, किस समय पूछना है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौशल परिचय में प्राचीन काल से स्थापित परंपरा है ये, कि बहुत पहले समय से ही इसमें प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग होता रहा है। छात्र की जिज्ञासा और सक्रियता का संकेत, तो जब छात्र प्रश्न पूछता है तो उसमें विचारशीलता और सोचने की क्षमता, उसके प्रश्न से हम अंदाजा लगा पाते हैं, हमको पता चल पाता है एक शिक्षक होने के नाते कि छात्र का मानसिक स्तर क्या है, उसका चिंतन स्तर क्या है। और हम जब प्रश्न उससे पूछते हैं उसके उत्तर से भी हम ये अंदाजा, ये जो है अनुमान हम लगा पाते हैं। शिक्षक उत्तर देकर उसकी शंका का समाधान करता है, जिससे अधिगम की गहराई बढ़ती है। और यदि हम शिक्षक के रूप में हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आता है, और उसमें यदि कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो भी उसमें सुधार करके हम उसको अधिगम की गहराई को बढ़ा सकते हैं, और उसके उत्तर के अनुसार उत्तर का जो स्तर है उससे उसके चिंतन का स्तर पता चलता है। शिक्षक के लिए शिक्षण मूल्यांकन का साधन है ये, क्योंकि शिक्षण के दौरान वो मूल्यांकन करने के लिए मध्य मध्य में प्रश्नों को पूछता रहता है, और इसलिए भी कि पाठ्य वस्तु को कितना समझा है, पुनरावृत्ति के लिए
नए ज्ञान के लिए, पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए, जैसे हमने प्रस्तावना प्रश्न किए थे, तो विविध प्रकार से प्रश्नों को पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न करण कौशल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा का निर्माण किया जाता है। जैसे नई कोई जानकारी जो है उसको उत्सुक बनाना है, तो वहां पर सही टाइम पे आपने सही क्वेश्चन किया है, तो उसको एक नया जो है जानने के लिए उत्सुकता होगी, और यह चिंतन और विश्लेषण को भी प्रोत्साहित करता है। अगर इसमें जो है हम बात करें सुकरात की, तो सुकरात का जो है क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न आधारित शिक्षण जो उनका है वो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों के जो चिंतन स्तर को गहराई तक पहुंचाया इसी पद्धति के माध्यम से। और सक्रिय अधिगम के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए आज भी यह जो विधि है, ये पद्धति है सुकरात मेथड, तो वो आज भी प्रभावी है अधिगम के लिए। प्रश्न पूछने में अर्थवत्ता की आवश्यकता है, कि इसमें जो है केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, उसमें प्रश्नों का अर्थपूर्ण होना अनिवार्य है, कि उस प्रश्न, क्योंकि प्रश्न करना भी एक कौशल है, और वो कौशल अगर है तभी आप अर्थपूर्ण यानी सार्थक प्रश्न कर पाएंगे। और अर्थपूर्ण इन प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर आधार बनाकर देखा जा सकता है। एक संरचना, प्रक्रम और उत्पाद, यानी कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और प्रोडक्ट, यानी भाषा की स्पष्टता और उपयुक्त शब्दों का चयन होना चाहिए। प्रश्न पूछने की क्रमिकता और शिक्षण का संदर्भ, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे संदर्भित है या उसके आसपास जो प्रासंगिक जो चीजें हैं या प्रासंगिक घटनाएं हैं उनसे संदर्भित है, और उसमें क्रम है, और छात्र के उत्तर से मिलने वाला ज्ञान, मूल्य और कौशल, उसका जो प्रोडक्ट, उससे जो उत्तर आया है कि छात्र उसका उत्तर दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, वो किस स्तर का उत्तर दिए हैं, इस सभी चीजों को देखना, इसमें अर्थपूर्ण होना माना जाता है। प्रश्नों के प्रकार का चयन शिक्षण की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। तो शिक्षण की प्रकृति पर आधारित होने से तात्पर्य यह है कि जो उद्देश्य हैं शिक्षण के, जो स्पेसिफिक उद्देश्य हैं या सामान्य उद्देश्य हैं, उनके अनुसार वो प्रश्न उपयुक्त किए जाते हैं। जैसे स्मृति आधारित प्रश्न हो सकते हैं, जो कि फैक्चुअल नॉलेज के लिए, तथ्यात्मक जानकारी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न हो सकते हैं, जो कि चिंतन स्तर को और परखने के लिए, गहराई तक जानने के लिए या उसके विकास के लिए पूछे जाते हैं। मूल्य आधारित जो प्रश्न है वो भावात्मक पक्ष को समझने के लिए और नैतिक पक्ष को समझने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो प्रश्नों को जो चयन है, उसके प्रकार का जो चयन है, वो शिक्षण की प्रकृति पर आधारित होता है, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्य हम पूर्व में निर्धारित कर लेते हैं, और वो जो शिक्षण की हमारी प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उस पर हम आधार बना के प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने का कौशल जो सीखना है वो अत्यंत आवश्यक इसलिए है कि एक कुशल शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि कब प्रश्न पूछना है, क्या प्रश्न पूछना है, और किस स्तर का पूछना है और कैसे पूछना है, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। इसलिए योजना अभ्यास यानी सूक्ष्म शिक्षण इत्यादि के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इस कौशल का विकास किया जाता है और किया जा भी सकता है। प्रश्न कौशल की कुछ परिभाषाएं हैं। बासिंग के अनुसार अगर हम देखें तो प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना भी कोई शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। उनका कहना है, उनका मानना है कि अगर हम प्रश्नकरण कौशल हमें नहीं आता है, उसके महत्व को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर हम प्रश्न नहीं करते हैं, तो शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। कोई भी शिक्षण मेथड, आपका टीचिंग मेथड ठीक से कार्य नहीं करेगा, उसके परिणाम प्रभावी नहीं होंगे। रमन बिहारी लाल के अनुसार अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण प्रक्रिया ही नहीं होगी, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम ये कह दें कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार के प्रश्न हम करते हैं, बोध प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्न करते हैं, पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न करते हैं, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए प्रश्न करते हैं, तो अगर हम देखें तो पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के प्रश्नों को किया जाता है शिक्षक के द्वारा, और वो जो यदि प्रश्न ना हो तो शिक्षण प्रक्रिया मुझे लगता है उस प्रवाह में नहीं चल पाएगी, उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी। और यदि वह प्रवाह और वह प्रभाव लाना है तो हमें प्रश्नकरण कौशल सीखना होगा, विकसित करना होगा। प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होंगे?
प्रश्न पूछने के उद्देश्य यदि हम देखें तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना ताकि वो पाठ के विकास में सहयोग दे सकें, यानी पाठ के प्रति वो प्रवृत्त हो सके, जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो सके। विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करना, ये इसका एक उद्देश्य है। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु प्रेरित करना, ये भी उद्देश्य, क्योंकि उनका सहभाग आवश्यक है। उनकी सहभागिता, जब वो उत्तर देते हैं तो उनकी सहभागिता होती है, और एक छात्र यदि उत्तर देता है तो दूसरा छात्र उसमें सहभागिता करता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि सर ने इनको शाबाशी दी है, हम भी प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमें भी मिलेगी, तो इस तरीके से वो भी प्रेरित होता है। नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु पाठ में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न करना, तो नई जानकारी और जो ज्ञान का ग्रहण है, यानी कि जो नई नॉलेज हम बताने वाले हैं, नए विषय के बारे में एक शिक्षक जब बताना चाहता है तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करना इसका एक उद्देश्य है। विद्यार्थियों की कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना, जब हम विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं, अभी हम जब प्रश्नों के प्रकार पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे जब विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं तो उसमें उनके अवबोध स्तर को, उनके समझ स्तर को, उनके आलोचनात्मक स्तर को, विविध स्तरों पर हम उनकी क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, उनकी क्षमताओं का अनुमान लगा पाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में भाषा संबंधी कुछ अशुद्धियां हो तो उनका आधार संगत ढंग से निवारण करना, क्यों अगर वो अशुद्धियां कर देते हैं तो उनका ऐसे निवारण करना कि उनकी भावनाएं आहत ना हो, उनको बुरा ना लगे, इस तरीके से हमें करना है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों आदि का पता लगाना ताकि निवारण किया जा सके। इससे ये भी पता चल जाता है कि कौन छात्र जो है किस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, किस प्रकार के, किस स्तर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उससे हम फिर जो हमारी रेमेडियल क्लासेस होती हैं, हम जब वास्तविक शिक्षण कर रहे होते हैं तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, आपको उनका स्तर अलग होता है, तो उनके स्तर पर जाके पढ़ाने के लिए आपको जो है रेमेडियल क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो उसमें जो रेमेडियल जो कक्षाएं होती हैं उसमें हम उनके स्तर पर जाके उनको पढ़ाते हैं। तो शिक्षण में सजीवता एवं रोचकता लाना, जो शिक्षण है उसको सजीव बनाकर रखने के लिए आपको प्रश्न पुनः पुनः विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करना, ये एक उद्देश्य इसका है कि उस सजीव और रोचक बना रहे शिक्षण। विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करना, यानी वो अगर संकोच कर रहे हैं बोलने में, कई बार होता है कुछ छात्र कक्षा में नहीं बोलते हैं, तो उनको कोशिश करना, उनको मोटिवेट करना और ऐसे छात्रों से ही प्रश्न करने का प्रयास करना जो कम उत्तर देते हैं, जो बार बार उत्तर देते हैं, उनको कोशिश करिए कि उनसे कहिए कि आपको हम बाद में मौका देंगे, अभी जो नहीं बोल पा रहे हैं या जो नहीं बता रहे हैं, उनको आता भी है, वो संकोच के मारे नहीं बोलते हैं, तो उनको मौका देना है। तो ये भी एक उद्देश्य है। शिक्षण के साथ साथ जो प्रश्न पूछकर इस बात का पता कि वे पाठ को समझ भी रहे हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो किस सीमा तक। तो ये चीज भी हमको जानना जरूरी होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है, शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो बच्चे सीख भी रहे हैं, क्या उसमें इन्वॉल्व हैं वो कि नहीं है, या अगर नहीं है तो क्यों, और अगर वो सीख रहे हैं तो किस लेवल तक सीख रहे हैं, किस स्तर तक सीख रहे हैं, तो इसका भी पता हमें प्रश्नकरण कौशल से हो जाता है। पाठ को समझाने के पश्चात इस बात का पता लगाना कि शिक्षण पूर्व पाठ के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति हुई अथवा नहीं, और यदि हुई तो किस सीमा तक। हमको प्रश्नकरण कौशल के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे अपने शिक्षण के, उस कक्षा के दौरान उस पाठ्य वस्तु के जो अधिगम उद्देश्य निर्धारित किए, अधिगम लक्ष्य निर्धारित किए, उनकी पूर्ति और उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, और किस लेवल तक हुई है, किस सीमा तक हुई है। तो ये सारे उद्देश्य प्रश्न पूछने के हैं, और यदि हम ये इन उद्देश्यों पर ध्यान देंगे तो उद्देश्य कौशल को विकसित करने में और सुधार करने में हमें अत्यधिक इसकी सहायता प्राप्त होगी। प्रश्नों के प्रकार, अगर हम प्रश्नकरण कौशल की बात कर रहे हैं तो हमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न हम कक्षा में शिक्षण के दौरान कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। तो इसमें विविध प्रकार से हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मानसिक क्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का मुख्यतः उद्देश्य होता है विद्यार्थी को सोचने समझने और मूल्यांकन क्षमताओं का विकास करना, इनका उद्देश्य होता है। जिसमें स्मृति प्रश्न है, जिसमें केवल याद की गई जानकारी को, यानी कि फैक्चुअल
जो नॉलेज है, तथ्यात्मक जानकारी है उसको, जैसे रामायण के रचयिता कौन है, इस तरीके के प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। विचारात्मक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो सोचने पर, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं और ऐसी चीजें सम्मिलित होती हैं, ऐसे प्रश्नों को विचारात्मक प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपके विचार में सत्य की विजय क्यों आवश्यक है, इस तरीके के अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो छात्र उसमें सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। दूसरा जो आधार है वो है पाठ्य सामग्री के आधार पर प्रश्न। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका टेक्सचुअल कंटेंट है, उसके आधार पर आप कैसे बना सकते हैं खंडशः प्रश्न, यानी पाठ के किसी अंश पर केंद्रित जो प्रश्न होंगे। जैसे पाठ के तीसरे अनुच्छेद में कवि ने क्या कहा है, तो उसमें 5 अनुच्छेद हैं अगर, तो हम तीसरे अनुच्छेद की बात उसमें कर रहे हैं, तो खंडशः प्रश्न पर्टिकुलर जो उस खंड के प्रश्नों से संबंधित है उस पर केंद्रित है। और प्राकरणिक प्रश्न जो है, कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में प्रसंग को समझने पर बल देते हैं कि उसमें जो प्रकरण चल रहा है उसका जो प्रसंग है उसके समझने पर बल देते हैं। जैसे इस कविता में प्यासा पथिक किसका प्रतीक है, तो जो प्यासा पथिक कविता में जो शब्द आया है वो किसको द्योतित कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये उनको समझना, उसमें कॉन्टेक्स्ट में, उस प्रसंग में समझना होगा। तो इस प्रकार से हम ये 2 आधार प्रश्नों के देख सकते हैं। तीसरा आधार है शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न। जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं उन पर आधारित, जैसे शिक्षण प्रश्न और परीक्षण प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने हेतु ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं शिक्षक के रूप में, वास्तविक कक्षा शिक्षण में, तो पूरे पाठ को प्रवाह रूप में चलाने के लिए ये प्रश्न किए जाते हैं, शिक्षण प्रश्न, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, अवबोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न, इस तरीके के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम समझ सकते हो कि लेखक यह क्यों कह रहा है? अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई एक पंक्ति हमने एक पैराग्राफ पढ़ाया है और उनसे वहां पर प्रश्न करते हैं कि लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, तो छात्र कुछ देर उसमें सहभाग करेंगे, कुछ छात्र उत्तर देंगे उसका। इस प्रकार ये शिक्षण प्रश्न और परीक्षण प्रश्न, ये उपलब्धियों को परखने हेतु या उनके परीक्षण के लिए कि छात्र की अधिगम उपलब्धि क्या है, उस पाठ के दौरान छात्र ने कितना सीखा है, उसको परीक्षण करने के लिए हम इन प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर देखें तो पाठ के आधार पर बताओ कि मुख्य पात्र ने कौन कौन से निर्णय लिए। जैसे कक्षा 7 में जो है पापा खो गए नाम का एक हिंदी में पाठ है, तो उस पापा खो गए में कई सारे पात्र हैं, तो उसमें सबसे एक प्रश्न आता है उसकी अभ्यास में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में, कि सबसे बुद्धिमान पात्र आपको कौन लगा और क्यों। तो इस तरीके के अगर हम प्रश्न करते हैं, इस पाठ में सबसे बुद्धिमान पात्र आपको कौन लगा और क्यों, इस तरीके के प्रश्नों को परीक्षण प्रश्न की श्रेणी में हम रख सकते हैं। चौथा जो है वो प्रश्नों की उत्तर के प्रकृति के आधार पर लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न और ट्रू फॉल्स, सही गलत, मैचिंग, इस तरीके के जो उत्तर की प्रकृति है उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रायः जो बहुविकल्पीय हैं या लघुत्तरीय हैं वो हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूछते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रायः गृह कार्य में या मूल्यांकन में, आंतरिक मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन है उसमें हम करते हैं। इस प्रकार प्रश्नों के जो प्रमुख आधार हैं वो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित, प्रश्नों के उत्तर की प्रकृति पर आधारित और पाठ पर आधारित, जिसमें मानसिक क्रियाओं पर आधारित प्रश्न है और पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार प्रश्नों के ये मुख्य प्रकार हैं। अगर हमें प्रश्नों के प्रकार पता है तो हम शिक्षण के दौरान प्रश्नकरण कौशल का प्रयोग अत्यधिक दक्षता के साथ कर पाएंगे और उसके इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास हम सूक्ष्म शिक्षण के दौरान करें तो प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त होगी। शिक्षण में पूछे जाने वाले जो प्रमुख प्रकार हैं, जो हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो पूछते हैं प्रश्न, वो कौन कौन से हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले हम जब पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का जो प्रयोग है प्रस्तावना प्रश्न में करते हैं। जैसे
पूर्व ज्ञान पर आधारित और सहायक साधन पर आधारित। जो हमारे जो हम विजुअल्स लेके गए हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, पीपीटी, चार्ट या फ्लैश कार्ड, कुछ इस तरीके का लेके गए हैं, कोई चित्र, तो इस तरीके का अगर हमारे पास है तो उसके आधार पर जो प्रश्न किए जाते हैं पूर्व ज्ञान आधारित, वो प्रस्तावना प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न इसमें पाठ के बीच में पूछे जाते हैं। जब हम शिक्षण प्रस्तावना के बाद जो हमारा प्रस्तुतिकरण चल रहा होता है, यानी कि हम अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहे होते हैं, तब इसमें पूछे जाते हैं दो प्रकार से, कि पाठ के बाहर की जानकारियों से संबंधित प्रश्न और पाठ की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। हम पढ़ा रहे हैं उस समय जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न, और उसी से संबंधित जो बाह्य है, उस पाठ से अतिरिक्त जो जानकारियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न विकासात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। और ये जो है विद्यार्थी की जिज्ञासा और समझ को बढ़ाते हैं कि वो और पाठ में प्रवृत्त होता रहता है। विचारोत्तेजक प्रश्न यानी कि थॉट्स स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस, इसमें विद्यार्थी को स्वतः सोचने, तुलना करने और पूछने हेतु प्रेरित करते हैं। जिज्ञासा व आत्मस्फूर्त अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रश्न जो वो खुद सीखने के लिए उसके जो थॉट हैं उनका वो प्रयोग कर सके, उस अपने चिंतन कौशल का प्रयोग कर सके, उसका चिंतन किस स्तर का है उसको प्रयोग कर सके। जैसे हमने पूर्व में कुछ प्रश्नों की बात की थी, विश्लेषणात्मक प्रश्न इत्यादि। बोध प्रश्न, हम जो है इसमें ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो सामान्य समझ पर आधारित हो, वो पाठ के दौरान पूछते हैं। और इसमें जो है विद्यार्थी ने पाठ को समझा है कि नहीं, ये विद्यार्थियों के उत्तर से पता चल जाता है। और विद्यार्थियों ने जो उत्तर दिए हैं उसके अनुसार हम उस विषय से संबंधित अन्य आसपास के विषयों पर भी प्रश्न, तथ्यात्मक जानकारी के प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें जो है अधिगम गुणवत्ता का आकलन हो पाता है, उसके लिए भी ये उपयोगी है। प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए? प्रश्नों की संरचना जो है वो उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी प्रश्न जो है पाठ से जुड़े या विषय के अनुरूप होना चाहिए। जो हमारा विषय है, पाठ्य विषय, उसके अनुरूप वो प्रासंगिक होना चाहिए। कि हम कहीं और के प्रश्न कर रहे हैं तो हम अपने पाठ से भटक जाएंगे, तो प्रासंगिक होना चाहिए। स्पष्टता होनी चाहिए। प्रश्न जो है स्पष्ट इसलिए होना चाहिए कि छात्र को समझ में आए। कि अगर आपने प्रश्न पूछा उसको समझ नहीं आया तो कई बार वो उत्तर देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रश्न ही समझ में नहीं आया। यदि नहीं समझ में आया तो किसी और तरीके से आप उस प्रश्न को फिर से पूछिए और उसमें संकेत प्रश्न इत्यादि, संकेत विधि इत्यादि का प्रयोग करिए। तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। प्रायः प्रयास ये करना चाहिए कि प्रश्न संक्षिप्त हो, छोटा हो, सरल हो। बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछने से छात्र प्रश्न के प्रथम भाग को हो सकता है भूल जाए, या उनका स्तर फिर देखना पड़ेगा आपको, उस स्तर के अनुकूल उसको आपको छोटा या बड़ा रखना है। इसमें जो है विशिष्टता होनी चाहिए कि आप जो है जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी में बहुत सारी बातें पूछ ली एक ही प्रश्न में, तो आपको स्पेसिफिक रहना है। एक प्रश्न में एक बात पूछें और उसके बाद दूसरा प्रश्न करें, तीसरा प्रश्न करें, इस तरीके से कि उसमें भ्रम पैदा ना होने पाए। व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए। प्रश्न जो है वो व्याकरण के रूप से, व्याकरणिक रूप से, भाषाई रूप से शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि यदि उसमें कोई शब्द गलत है या शुद्ध अशुद्ध है तो छात्र भ्रमित हो सकता है और वो आंसर उसका गलत हो सकता है। तो प्रश्नों की संरचना में हमको प्रासंगिकता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विशिष्टता और व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रखना है प्रश्नकरण कौशल अर्जित करने के लिए। प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किस क्रम में होना चाहिए या उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें शिक्षक के रूप में प्रश्न पूछते समय आवाज स्पष्ट और ऊंची होनी चाहिए। यानी कक्षा अगर 40 बच्चे कक्षा में बैठे हैं तो जो सबसे लास्ट में छात्र बैठा हुआ है उस छात्र को आपकी आवाज स्पष्ट पहुंचे, वो प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन सके, इस स्वर में आपको बोलना है। यानी कि कक्षोचित स्वर, कक्षा के अनुसार, कक्षा के अनुरूप स्वर। छोटी कक्षा है तो उसके अनुसार, बड़ी कक्षा है तो उसके अनुसार। गति, प्रश्नों की गति ना ज्यादा तेज हो ना बहुत धीमी, ना तो बहुत तेज से बोल जाएं आप, ना बहुत धीमे, जो है, क्योंकि वो प्रश्न समझने में समस्या होगी छात्रों को। विराम, प्रश्न पूछने के बाद आपको थोड़ा समय देना है सोचने का। आप प्रश्न पूछा और तुरंत
आपको जो है किसी बच्चे को खड़ा किया तो वो थोड़ा हो सकता है उस समय ना बता पाए, तो उसमें थोड़ा कुछ सेकंड्स का समय देना है सोचने के लिए। वितरण, सभी विद्यार्थियों में प्रश्नों का समान वितरण करें। प्रयास किया जाए कि प्रश्न को सामूहिक रूप से किया जाए, यानी पूरी कक्षा से प्रश्न पूछा जाए, उसके बाद किस किस को आता है ऐसा कहकर उनका हाथ उठवाया जाए और फिर पृथक पृथक छात्रों से पूछ सकते हैं आप। तो जो प्रश्न होना चाहिए वो समान वितरण के लिए पूरी कक्षा से सामूहिक रूप से होना चाहिए। आंखों का संपर्क, जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट छात्रों के साथ हो, पूरी कक्षा को के साथ आई कांटेक्ट रहे कि आप आगे वाले बच्चों को ही केवल प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, पीछे वाले बच्चों को भी देख रहे हैं, इधर बैठे हैं उनको भी, क्योंकि वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके प्रश्न को नहीं समझेंगे और फिर जब आप उनको पूछेंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपका आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। आपको व्यवहार, आपका जो व्यवहार है वो ऐसे सौम्य और प्रेरणादायक होना चाहिए कि वो उत्तर देने के लिए प्रेरित हो जाए, सौम्य हो। और एक शिक्षक के रूप में आप अगर किसी से गुस्से में डांट के पूछ रहे हैं तो शायद उसको आ भी रहा होगा तो ना बताए वो छात्र, तो इसलिए आपका व्यवहार भी वहां पर मायने रखता है। प्रोत्साहन, उत्तर गलत होने पर भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, उनसे कहें कि आपका प्रयास अच्छा था, लेकिन ये उत्तर में जो है सही ये है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, अगली बार और अच्छे से इसको उत्तर देना है। तो इस तरीके से आपको प्रोत्साहित भी करना है। उद्देश्य, हर प्रश्न का उद्देश्य स्पष्ट और शिक्षण से जुड़ा होना चाहिए। आपके जो भी प्रश्न हो रहे हैं वो आपके शिक्षण से और जो शिक्षण उद्देश्य है उनसे संबंधित होना चाहिए। शैली जो प्रश्न पूछने की है वो थोड़ा रुचिकर अगर बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न ना पूछ के कुछ रुचि पूर्वक प्रश्न पूछ सकते हैं तो उसको भी शामिल करना चाहिए। और शब्दों का चयन, जब हम प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो प्रश्नों में सरल, स्पष्ट और उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों को समझने में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, क्योंकि उनका स्तर देख के आपको प्रश्नों को फॉर्म करना है। तो प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण में हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है प्रश्नकरण कौशल अर्जित करने के लिए। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं तो हमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हम जब प्रश्नों का उत्तर ले रहे हों छात्रों से तब हमें क्या ध्यान रखना है। प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना दोनों अलग स्किल्स हैं, तो उसमें सिर्फ एक छात्र को खड़ा करके प्रश्न पूछना और अन्य छात्र को निष्क्रिय बना देता है, क्योंकि अगर हमने एक ही छात्र से पूछा तो फिर बाकी छात्र उस पर सोचेंगे नहीं, उस पे जो है वो चिंतन नहीं करेंगे। तो प्रश्न हमेशा पूरे समूह से पूछें और एक छात्र से नहीं। उत्तर आप हैंड रेज करके उनको हाथ उठाने के लिए कहें, उस तो वो आपको जो है उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उनको उत्तर सोचने का अवसर सभी छात्रों को देना है। पहले प्रश्न करना है पूरी कक्षा से, फिर उनको समय देना है और अवसर देना है और उसके पश्चात हाथ उठाने के लिए कहें और हाथ उठा के वो उत्तर देंगे। जो जो हाथ उठाए हैं उनसे आप व्यक्तिगत रूप से उत्तर पूछ सकते हैं। हाथ उठाने वाले छात्रों की मानसिक स्थिति को भी समझना है कि वो उत्साह है, संकोच है, बाध्यता है, किस तरीके की मानसिक स्थिति में उसको समझ के उनको प्रेरित करना है। हमेशा उत्तर देने वाले छात्रों को कम और संकोची छात्रों को अधिक अवसर दें। तो प्रायः कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं जो हर प्रश्न के लिए अपना हाथ उठा देते हैं कि हम बताएंगे, लेकिन उनको आपको डिमोटिवेट नहीं करना, उनसे कहना हम आपको बाद में अवसर देंगे। पहले हम इनको अवसर देते हैं जो संकोच कर रहे हैं या फिर जो हेजिटेट कर रहे हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनमें उनको मोटिवेट करने के लिए हम उनको अवसर दें। सही उत्तर पर थोड़ी सी सराहना करें पर अति प्रशंसा से बचें, यानी कि आपको बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करनी है लेकिन प्रशंसा करनी है। बताया है उसने तो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, इस तरीके से आपको सराहना करनी है जिससे उनको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। गलत उत्तर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना दें। आपने बिल्कुल गलत कहा, चुपचाप बैठ जाइए, इस तरीके से आप नकारात्मक उनको ना दें कि वो डिमोटिवेट हो जाएं, बल्कि उनके उत्तर में करेक्शन करके उनको जो है गाइड करें कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको उत्तर देना है और इसमें ये चीजें भी जोड़नी है। सही उत्तर को पुनः उन छात्रों से पूछें जो सामान्यतः उत्तर देने से कतराते हैं। तो जब कोई उत्तर आ गया है तो फिर से उन छात्रों से पूछिए, क्योंकि उत्तर आ चुका है तो उन्होंने सुना है, तो फिर से वो बोल सकें, बोलने में थोड़ा सा उनके अंदर आत्मविश्वास आए, इसलिए उनसे फिर से पूछ सकते हैं। पूरी प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक और औपचारिकता रहित होनी चाहिए। ज्यादा फॉर्मेलिटीज कोई इसमें ना हो, प्रश्न उसमें पूछने में, उत्तर लेने में सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया
के माध्यम से हमें प्रश्नों के उत्तर स्वीकारने हैं। तो ये ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं प्रश्नों को उत्तर स्वीकार करते समय, और ये प्रश्नकरण कौशल के लिए महत्वपूर्ण भी है। प्रश्नकरण कौशल के जो घटक हैं उसमें मुख्य कुछ घटकों की हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे संकेत विधि, प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि इस छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए संकेत या सहायक प्रश्नों का प्रयोग करता है शिक्षक, और जो छात्र है वो सोचकर उसमें उत्तर देता रहता है। जैसे क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, और अगर इसका उसने उदाहरण दे दिया या फिर अधूरा दिया तो हम इसको इस तरीके से भी पूछते हैं, अगर हम इसे किसी और तरीके से देखें तो क्या होगा। यानी कि जब शिक्षक ऐसे प्रश्न करता है, कोई एक प्रश्न किया उसने अधूरा उत्तर दिया, हम उसको संकेत देंगे, एक हिंट देंगे, उसको प्रॉम्प्टिंग करेंगे कि या उसमें एक और सहायक क्वेश्चन छोटा सा जोड़ देंगे जिससे वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नकरण कौशल में इसका प्रयोग करके छात्रों को सही उत्तर तक पहुंचा पाते हैं, और उस उत्तर के आसपास के जो विषय हैं उन पे भी उनका ध्यान ले जा पाते हैं। इस जो इसका उद्देश्य है वो छात्रों को जो गहन चिंतन है उसके लिए प्रेरित करना और उत्तर की ओर लेकर जाना, यानी कि जो सही उत्तर है उसकी दिशा में लेकर जाना। और दूसरा जो मेथड है उसमें जो कंपोनेंट है इसका, विस्तृत सूचना प्राप्ति विधि, यानी कि सीकिंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षक है वो छात्रों के उत्तरों को और अधिक स्पष्ट और विस्तृत करने के लिए प्रश्न आगे आगे पूछता रहता है। जैसे क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं, आपने प्रश्न पूछा, उसने थोड़ा सा आंसर दे दिया, आप उससे पूछेंगे क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी बताया तो उसके बाद कुछ ऐसा उसमें जोड़ा है उसने जिसपे आप इस तरीके से भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, या आपको इसमें क्या लगता है, या आपके अनुसार कवि को यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए था, लेखक को यहाँ क्या लिखना चाहिए था, ये कहानी और कैसे पूरी होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से आप उनके जो है चिंतन स्तर को बढ़ाकर प्रश्न का जो उत्तर है उसको विस्तृत दिशा दे सकते हैं और उसके विभिन्न पक्षों को स्पर्श कर सकते हैं उस विषय के। और इसका भी जो उद्देश्य है वो छात्रों के जो विचारों की जो गहराई है, यानी उनका चिंतन स्तर, और उनको उत्तर को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जो घटक है वो है पुनः केंद्रीकरण विधि, यानी रीफोकसिंग टेक्निक। जब छात्र या जो कक्षा चर्चा के दौरान विषय से भटकने लगते हैं तो शिक्षक उन्हें पुनः मुख्य बिंदु पर लाने के लिए इस तकनीक का यूज करते हैं। यानी कि कई बार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम दूसरे विषय तक छात्रों के साथ चले जाते हैं, लेकिन वापस उनको लेकर आना कि हाँ ये एक अच्छा बिंदु है, लेकिन हम अपने मुख्य विषय पर वापस आते हैं। इस तरीके से उसमें कुछ प्रश्न पूछ के हम फिर से अपने मुख्य विषय पर वापस आ जाते हैं। इसका उद्देश्य जो है लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप पाठ की चर्चा को बनाए रखना होता है। पुनर्निर्देशन जो विधि है, यानी इसका एक घटक जो है वो रिडायरेक्शन टेक्निक है, जिसमें जब कोई छात्र उत्तर नहीं दे पाता, जैसे एक छात्र से हमने प्रश्न पूछा, वो उत्तर नहीं दे पा रहा है और उसका उत्तर गलत दिशा में जा रहा है, तो शिक्षक जो है प्रश्न किसी अन्य छात्र से पूछेगा, किसी अन्य छात्र की ओर मोड़ देता है, तो रिडायरेक्ट करता है, वो किसी और से पूछता है और किसी और फॉर्म में पूछता है। तो इस प्रकार जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि क्या कोई अन्य छात्र इस पर विचार कर सकता है। हमने प्रश्न पूछा था कि मान लीजिए हमने प्रश्न पूछा कि संधियों की जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसने कुछ आंसर दिया या गलत आंसर दिया, उसके बाद हमने किसी और से पूछा, कोई अन्य छात्र इस पे बोल सकता है, बता सकता है, या आप इससे अलग दृष्टिकोण कैसे देखते हैं, या इसमें जो हमने संधियां पूछी हैं इसमें कुछ संधियों के नाम बता सकते हैं क्या। तो इस तरीके से हम प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से अलग दिशा में मोड़ते हैं। क्योंकि वो उत्तर जो है प्राप्त करने के लिए, उत्तर को सही दिशा में लाने के लिए, और जिसने गलत उत्तर दिया है उसको भी जो है डिमोटिवेट ना हो इस उद्देश्य से। तो इसमें मुख्य जो इसका उद्देश्य है वो किसी भी समस्या के सभी पक्षों के साथ चिंतन शक्ति का विकास करना इसका उद्देश्य होता है,
कि जब हम प्रश्न पूछे और उसके आसपास के जितने भी विषय हैं उनको हम कवर कर पाए इसके माध्यम से, रिडायरेक्शन के माध्यम। इस छात्र से पूछा, फिर दूसरे छात्र से, फिर तीसरे छात्र से, इस तरीके से कुछ कुछ उत्तर सभी से मिले और उसको फिर हम समग्र रूप में हमने उनको छात्रों को बता दिया, समझा दिया। समीक्षात्मक जागरूकता विधि क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक है। इस तकनीक के अंतर्गत यानी इस घटक के अंतर्गत छात्रों की जो चिंतन है और विश्लेषण क्षमता है उसको विकसित करना, और इसमें जो शिक्षक है ऐसे प्रश्न करता है जो छात्रों को गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे आपके अनुसार इस दृष्टिकोण का क्या महत्व है, या इस क्रिया के परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे अगर कोई हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हम उस कहानी के बाद में, पढ़ाने के बाद में ये पूछ सकते हैं कि कवि के इस कथन पर आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या समझते हैं इस कथन से, या आपका क्या विचार है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं इसमें विश्लेषण क्षमता और चिंतन क्षमता का विकास होता है, और इसमें मुख्य जो उद्देश्य है इसका विचारशीलता को प्रोत्साहित करना, विचारशीलता को बढ़ावा देना छात्रों में। तो ये जो प्रश्नकरण कौशल के घटक हैं। अब हम इन घटकों को ध्यान में रखते हुए यदि सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं, सूक्ष्म प्रश्नकरण कौशल के अभ्यास के लिए हम माइक्रो टीचिंग के लिए एक योजना बनाते हैं। एक पाठ है त्रिवर्णः ध्वजा कक्षा 7 में, और इसमें प्रश्नकरण कौशल का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिक्षण सामग्री होगी, शिक्षण के उद्देश्य होंगे, ये सब हम इसमें औपचारिक सूचना के अंतर्गत शामिल करेंगे। और उसके बाद जब हम सूक्ष्म पाठ योजना पे जाते हैं तो इधर हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो टेक्निक हैं जिनकी हमने अभी पीछे बात की, और कुछ उदाहरण प्रश्न है और उसका उद्देश्य क्या है। इसमें पहला है प्रॉम्प्टिंग, जो हम प्रॉम्प्टिंग टेक्निक थी जिसमें हम बच्चे को आगे आगे प्रश्न तक लेकर जाते हैं। भारत का ध्वज कैसा दिखता है, तो अगर उसने उत्तर बता दिया कि कैसा दिखता है, इसमें 3 रंग हैं, तो आप इन रंगों के बारे में कुछ कह सकते हैं, उसके और रंगों के बारे में। तो उसमें हम प्रॉम्प्ट करते हुए आगे तक उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उसके लेकर जाते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन यानी अधिक जानकारी जो प्राप्त करना। इसमें जो है हमने पूछा त्रिवर्णः ध्वजा पाठ है तो उसके आधार पर केसरिया रंग का क्या अर्थ है, और इसमें जो है विचारों को स्पष्ट करना, इसका स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो केसरिया रंग का क्या अर्थ है, यह प्रश्न पूछने पर कुछ उत्तर आएंगे, कुछ गलत उत्तर आएंगे, कुछ अधूरे उत्तर आ सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, हम इस तरीके से भी और विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम उनसे इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। केंद्रित रिफोकसिंग, अगर हमने चर्चा जिस विषय पे करने हैं उससे अतिरिक्त चले गए तो हम फिर उनको वापस लेकर आते हैं कि हम वापस पाठ पर आते हैं, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो हम वहां पर कुछ एक प्रश्न पूछते हैं। पुनर्निर्देशन कि कोई बताएगा कि अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां किसका प्रतीक है। तो ये जो है सहभागिता बढ़ाना और वैकल्पिक उत्तर पाना। जो 24 बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि हम क्या, क्योंकि प्रश्न तो हमें सामूहिक करना है, हैंड रेज करवाना है, फिर पूछना है। तो 24 तीलियां किसका प्रतीक है, अलग अलग बच्चों से अलग अलग आंसर प्राप्त हो सकते हैं, अधूरे, गलत, लेकिन आपको उस कौशल का प्रयोग करते हुए उनको सही उत्तर तक लेकर जाना है, उनकी सहभागिता को बढ़ाना है। समीक्षात्मक जागरूकता, इसमें अगर हम आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें अगर प्रश्न करें तो तीनों रंगों का संयोजन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम ये पूछें कि 3 रंग का संयोजन जो है तिरंगा में वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और झंडे में बने अशोक चक्र से क्या संदेश मिलता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो क्रिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं छात्रों की। तो इस तरीके से हम सूक्ष्म पाठ योजना में ऐसे प्रश्नों का अभ्यास इन घटकों के आधार पर कर सकते हैं और अपने प्रश्नकरण कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने प्रश्नकरण कौशल, प्रश्न कौशल की आवश्यकता क्या है, प्रश्न कौशल का परिचय, प्रश्नकरण कौशल की परिभाषाएं, प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, प्रश्नों की संरचना कैसी होनी चाहिए, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण कैसे करना चाहिए, और प्रश्न कौशल के जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, और एक सूक्ष्म पाठ योजना में कि प्रश्न कौशल में प्रश्न कैसे करने हैं, किस किस जो है घटक के अनुसार किस तरीके के प्रश्नों को किया जाना चाहिए। और प्रश्नों के प्रकार में हमने मुख्य रूप से शिक्षण के दौरान किए जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको जाना था, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण के अतिरिक्त
जो प्रकार हैं उनको भी हमने जाना था। तो उन प्रकारों के आधार पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करके प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं और छात्रों तक एक शिक्षण अधिगम को प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं, उनके अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति उनको करा सकते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।